हेलो लर्नर, मैं हूँ शैलजा एंड वेलकम बैक टू माय चैनल लर्न कॉमर्स इजी। आज हम अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को अपने लैंग्वेज में बिल्कुल डीप अंडरस्टैंडिंग में समझेंगे। अगर आप कॉमर्स के स्टूडेंट्स हैं तो आपने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का नाम ज़रूर सुना होगा। कई बार ये टॉपिक आपके किताबों में इतना मुश्किल लगता है कि सिर घूमने लगता है, लेकिन आज के इस वीडियो को देखने के बाद आप इस चैप्टर के मास्टर बन जाएंगे। आज हम पूरे चैप्टर को एकदम प्रैक्टिकल और रियल लाइफ उदाहरण के साथ समझेंगे। और हाँ, इस पूरी वीडियो को शानदार मज़ेदार नोट्स के साथ हम तैयार किए हैं। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप लोगों का क्वेश्चन है, व्हाई डू वी नीड रूल्स? हमें नियमों की ज़रूरत क्यों है? इस क्रिकेट मैच से हम समझते हैं। सबसे पहले एक आसान सी बात समझते हैं। मान लीजिए आप और आपका दोस्त गली क्रिकेट खेल रहे हैं। मैच में कोई नियम नहीं है, आप कैच आउट हो जाते हैं, लेकिन आप अड़ जाते हैं कि गेंद मेरे हाथों में लगी है, मैं आउट नहीं हूँ। आपका दोस्त कहता है नहीं, तुम आउट हो। नतीजा क्या होगा? बीच में मैच रुक जाएगा और लड़ाई हो जाएगी। इसलिए क्रिकेट में आईसीसी ने नए नियम बनाए ताकि कोई बेईमानी ना कर सके। ठीक इसी तरह बिजनेस की दुनिया में भी लड़ाई और धोखेधड़ी को रोकने के लिए कुछ नियम बनाए गए। इसी नियमों को हम अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स कहते हैं। अगर ये नियम ना हो तो हर कंपनी घाटे में होने के बावजूद खुद को मुनाफे में दिखाएगी। तो चलिए पढ़ते हैं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड क्या है। What is accounting standard? That is authoritative written policy documents। ये एक authoritative है written policy documents। issued by, किसने इशू किया है, किसके द्वारा इशू हुआ है? recognized expert accounting bodies जैसे ICAI इन इंडिया और गवर्नमेंट्स। इसका पर्पस क्या है? व्हाट पर्पस? रूल्स फॉर फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स, ये है हमारा। अगर एग्ज़ाम में लिखने के लिए प्रोफेशनल परिभाषा की बातें करें तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स आर ऑथोरिटेटिव रिटन पॉलिसी डॉक्यूमेंट्स इशूड बाय रिकॉग्नाइज्ड एक्सपर्ट अकाउंटिंग बॉडीज। यानी ये लिखित नीति दस्तावेज होते हैं जिन्हें एक्सपर्ट संस्थाएं जैसे भारत में ICAI जारी करती है। ये नियम बताते हैं कि किसी भी बिजनेस के लेन देन ट्रांजेक्शन जो है को खातों में कैसे पहचानना है, कैसे मापना है और कैसे दुनिया के सामने पेश करना है, ये हम बताते हैं। चलिए हम अगला कंसेप्ट पढ़ते हैं, कोर ऑब्जेक्टिव। इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य जैसे यूनिफॉर्मिटी, कंपैरेबिलिटी, रिलायबिलिटी, रिडक्शन। इसको हम अच्छे से पढ़ते हैं। अब यही सवाल आता है कि इन नियमों को बनाने का मुख्य उद्देश्य क्या है? इनके चार कारण हैं, चार बड़े कारण। जैसे यूनिफॉर्मिटी, देश की सभी कंपनियां एक ही नियम का पालन करें। यूनिफॉर्मिटी का मतलब ऐसा ना हो कि कोई अलग मेथड यूज कर रहा है या कोई अलग, ठीक है। सेकंड है कंपैरेबिलिटी, जब नियम एक होंगे तभी आप कंपनी ए और कंपनी बी के प्रॉफिट के आसपास की तुलना कर पाएंगे, यही है कंपैरेबिलिटी। रिलायबिलिटी, हमने इसको अकाउंटिंग प्रिंसिपल में भी कुछ पार्ट को पढ़ा है, उससे रिलेट ये हो रही होगी। रिलायबिलिटी, बैंक जो इन्वेस्टर इन्वेस्ट करते हैं, सरकार इन खातों पर आंख बंद करके भरोसा कर सके। रिलायबिलिटी का मतलब यही है। एंड द फोर्थ नंबर इज रिडक्शन इन फ्रॉड्स, जब नियम कड़े होंगे तो अकाउंटेंट के लिए भी आंकड़ों में हेरा फेरी करना या बहुत झूठा मुनाफा दिखाना नामुमकिन हो जाएगा, जिसको हम विंडो ड्रेसिंग कहते हैं इसी को। ओके, चलिए हम आगे बढ़ते हैं, जिसको हु मेक्स दीज स्टैंडर्ड, भारत में कौन बनाता है इसे? जैसे कि भारत में जैसे ICAI नाम सुने होंगे, इसका फुल फॉर्म होता है इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया। एंड सेकेंड ASB, सारे फुल फॉर्म को अच्छे से देखिए, MCQ क्वेश्चन में आते हैं ये सारी चीज़ें। ASB अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड्स, ये कब बना है? 21 अप्रैल 1977। MCA मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेट अफेयर, इन्होंने ये क्या करते हैं? फाइनल नोटिफिकेशन करते हैं। भारत में ये नियम कौन बनाता है? ये एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। भारत में ICAI ने 21 अप्रैल 1977 को ASB डेट इज अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड का गठन किया था। इस बोर्ड का काम है कि देश के आर्थिक माहौल को देखकर नियमों का ड्राफ्ट तैयार करना। जब ड्राफ्ट तैयार हो जाता है तो भारत सरकार का MCA जैसे मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेट अफेयर इसे आधिकारिक तौर पर कानून की तरह नोटिफाई करता है, यही है।
चलिए अब बताते हैं हमारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के कुछ पिलर हैं, वो पढ़ते हैं। द 4 पिलर ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, कौन कौन से पिलर हैं जिस पे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड काम होती है? जैसे रिकॉग्निशन, मेजरमेंट, प्रेजेंटेशन एंड 4 नंबर इज डिस्क्लोजर। अब आगे बाई स्टेप पढ़ते हैं। अब आते हैं इस चैप्टर के सबसे गहरे और सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट। कोई भी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के मुख्य रूप से 4 पिलर पर काम करते हैं। इसे हम एक स्मार्टफोन कंपनी जैसे सैमसंग के उदाहरण से समझते हैं 4 पिलर के बारे में। आगे नेक्स्ट स्लाइड पे जाते हैं। जैसे पिलर 1 में एंड पिलर 2 में हमने पढ़ा रिकॉग्निशन एंड मेजरमेंट। रिकॉग्निशन का मतलब होता है कब लिखें, व्हेन टू रिकॉर्ड, एंड मेजरमेंट का मतलब होता है टू व्हाट वैल्यू, किस कीमत पर लिखें। अब देखिए पहला पिलर है रिकॉग्निशन। कब रिकॉर्ड करना है? मान लीजिए एक ग्राहक ने नवंबर में फ़ोन बुक किया, कंपनी ने जनवरी में फ़ोन डिलीवरी किया। सोचिए नवंबर से जनवरी, और पैसे मार्च में मिले। अब देखिए एक कंपनी सेल कब माने? अब कंपनी सेल कब माने? नवंबर, जनवरी या मार्च? नवंबर, जनवरी या मार्च। यहाँ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड AS9 एज पर AS9 दैट इज रेवेन्यू रिकॉग्निशन कहता है कि जैसे ही जनवरी में फ़ोन की डिलीवरी हुई, ओके, सेल रिकॉर्ड कर लो। पैसे कब मिले इससे मतलब नहीं। इन्होंने बुकिंग तो किया था हमारा जनवरी में, नवंबर में बुकिंग किया था, लेकिन नहीं, जैसे जनवरी में सेल हुई उसको हम लोग रिकॉर्ड कर लो। इससे मतलब नहीं है पैसे अभी कब मिले या ना मिले। रिकॉग्निशन का मतलब समझ गया, कब लिखे ये पता चल गया। दूसरा पिलर देखें, मेजरमेंट। किस वैल्यू पर लिखना है? मेजरमेंट, नापना। सैमसंग ने 10 साल पहले एक ज़मीन 50 लाख में खरीदी थी। आज उसकी मार्केट वैल्यू की कीमत हो गई है 5 करोड़। बैलेंस शीट में क्या लिखें? अब देखिए AS10 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 के तहत ये कहता है कि जमीन को उसकी पुरानी लागत यानी 50 लाख हिस्टोरिकल कॉस्ट पर ही दिखाओ, ताकि कोई कंपनी हर साल अपनी मर्जी से एसेट की कीमत बढ़ा चढ़ाकर झूठी अमीरी ना दिखा सके। यही है हमारा मेजरमेंट। ठीक है, कॉस्ट हिस्टोरिकल कॉस्ट वैल्यू पर दिखाना है, जो हमने अकाउंटिंग प्रिंसिपल में भी पढ़ा था। ठीक है, रिकॉग्निशन हो गया, मेजरमेंट हो गया, 2 पिलर हो गया। एंड नाउ कम्स टू द पिलर नंबर 3 एंड 4, प्रेजेंटेशन एंड डिस्क्लोजर। प्रेजेंटेशन को हम लोग कहते हैं वेयर टू शो, कहाँ और कैसे दिखाएं। एंड डिस्क्लोजर को हम लोग कहते हैं व्हेन टू रिवील, क्या छुपाना नहीं है। ये भी हमने अकाउंटिंग प्रिंसिपल में पढ़ा है। तीसरा पिलर है हमारा प्रेजेंटेशन। कहाँ दिखाना है? आपके पास कैश भी है और फैक्ट्री की मशीनरी भी। स्टैंडर्ड आपको एक फिक्स फॉर्मेट देते हैं कि कैश को करंट एसेट में, मशीनरी को नॉन करंट एसेट में अलग अलग दिखाना होगा, ताकि बैलेंस शीट नीट एंड क्लीन दिखे। बस यही है प्रेजेंटेशन, वेयर टू शो, कहाँ दिखाएं। चौथा पिलर है हमारा डिस्क्लोजर, क्या छुपाना नहीं है, क्या छुपाना है, क्या छुपाना नहीं है। मान लीजिए कंपनी पर कोर्ट में 2 करोड़ का केस चल रहा है, इसको हम लोग अकाउंटिंग प्रिंसिपल में भी देखे थे, जिसका फैसला आना बाकी है। कंपनी को यह बात छुपाना नहीं है। एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1 के तहत इसे बैलेंस शीट के नीचे एक फुट नोट्स में लिखना है, अनिवार्य है, ताकि इन्वेस्टमेंट को पूरी सच्चाई का पता चले। यही है हमारा 4 पिलर कंप्लीट हो गया, पिलर 1 2 3 4। एंड नेक्स्ट पढ़ते हैं हम लोग द ग्लोबल शिफ्ट। शिफ्ट कैसे कैसे हुआ? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, IFRS, इंडियन स्टैंडर्ड, ये सब स्मॉल छोटा छोटा टॉपिक है जो कि आप लोगों का कंसेप्ट क्लियर नहीं होता है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड क्या है? ये एक ट्रेडिशनल इंडियन रूल्स है हमारा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। किस लिए? फॉर स्मॉल्स मीडियम स्मॉल कंपनीज के लिए। ठीक है, लेकिन IFRS क्या है? जैसे ग्लोबल रूल्स है हमारा IFRS, किसके द्वारा? IASB। और इंडियन स्टैंडर्ड क्या है? ये एक इंडियनाइज्ड वर्जन है किसका? IFRS का, फॉर लार्ज एंड लिस्टेड कंपनी। समझ गए? जैसे जैसे भारतीय कंपनियों बड़ी और विदेशी से बिजनेस करने लगे, सुनिए, तो विदेशी निवेशक जो हमारे इन्वेस्टर ने कहा, हमें आपके पुराने भारतीय नियम जैसे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड समझ नहीं आते, हमें इंटरनेशनल नियम दिखाओ। पूरी दुनिया के लिए जो इंटरनेशनल नियम बने उन्हें हम IFRS कहा जाता है। ठीक है, इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड। आगे समझ, याद रखिएगा इसका फुल फॉर्म, इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड।
भारत ने सीधे आईएफआरएस को कॉपी नहीं किया, बल्कि उसे अपने देश के हिसाब से थोड़ा सा बदला, जैसे कार्व आउट कहते हैं, थोड़ा सा बदला और एक नया नियम सेट किया जिसे हम इंडियन स्टैंडर्ड, इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कहा जाता है। आज भारत की सभी बड़ी और शेयर मार्केट की कंपनियां के लिए इंडियन स्टैंडर्ड फॉलो करना ज़रूरी है, जबकि छोटी कंपनियों के लिए तो पुराना अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ही काफ़ी है। आगे हम नेक्स्ट में पढ़ते हैं इसके एडवांटेज और लिमिटेशन। क्या है इसके एडवांटेज एंड लिमिटेशन? एडवांटेज, प्रोज। इसके एडवांटेज जैसे ट्रू एंड फेयर व्यू है, ये सच्चाई दिखाता है, पारदर्शी है, ट्रांसपेरेंसी है, इजी ऑडिटिंग, जब ये नीट एंड क्लीन है तो इसकी ऑडिटिंग में बहुत आसान है, एंड ग्लोबल इन्वेस्टमेंट, ये पूरी तरह ग्लोबल इन्वेस्टमेंट है। ओके, इसके कुछ डिसएडवांटेज भी हैं, जैसे रिजिडिटी है, सख्त नियम है, हाई कॉस्ट है, इसकी टाइमिंग है। ओके, हर सिक्के के, हम जानते हैं कि हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के फ़ायदे ये हैं कि इससे खातों पर पारदर्शी, ट्रांसपेरेंसी आती है, ऑडिटर्स के लिए चेकिंग आसान हो जाता है ना, एंड ग्लोबल इन्वेस्टमेंट मिलना आसान हो जाता है। लेकिन इसकी कुछ लिमिटेशन भी है, ये नियम कभी कभी बहुत रिजिड हो जाते हैं, जिससे लचीलापन, जैसे ट्रांसपेरेंसी या ख़त्म हो जाती है। साथ ही नए इंडियन स्टैंडर्ड जो को लागू करना बहुत महंगा और समय लेने वाला काम है, क्योंकि इसके लिए आपको महंगे सॉफ्टवेयर और एक्सपर्ट्स की ज़रूरत होती है। तो थैंक यू, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर दिस वीडियो एंड वॉचिंग दिस वीडियो।